ओके, तो आज मैं आपको सेल साइकिल और जो एंटी कैंसर ड्रग है वो मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। यूजुअली सेल साइकिल से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। कंट्रोल वाला जो मैकेनिज्म था, चेक पॉइंट थे, साइक्लिन और सीडी के, वो मैंने आपको कल बता दिए थे, जिस पे आपकी ड्रग्स जो है काम करते हैं। अगर आप सेल साइकिल देखेंगे तो इतनी सारी आपकी कैंसर की ड्रग है, करीब करीब आई थिंक 15 ड्रग ऐसी हैं जो कि आपकी कैंसर की सिर्फ सेल साइकिल के ऊपर काम करती है। जैसे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स हैं, डॉक्सोरोबिसिन, डेनिरोबिसिन जिसको आप बोलते हो। सिस प्लेटिन ग्रुप है या आपका प्लेटिनियम ग्रुप है। इसके साथ साथ आप जो अल्कलॉइड पढ़ते हो, विनकारोजिया से जो आपको ऑब्टेंड होता है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, टैक्सेंस जो है। इसके साथ साथ ब्लियोमाइसिन, इटिपोसाइड ग्रुप्स और आपके एंटी मेटाबोलाइट्स, इटोपोसाइड, कहीं ना कहीं ये सारे आपके सेल साइकिल पे काम कर रहे हैं। कुछ आपके ड्रग्स ऐसी हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग है। इसका मतलब ऐसा है कि वो एक से ज्यादा मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। यहाँ उनका डायरेक्ट इफेक्ट सेल साइकिल पे नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं आपका सेल साइकिल को इफेक्ट करती है। ठीक है। तो उन ड्रग्स को हम सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब जितने आपके फेज हैं, G0, G1, S, G2, M, इन पर अलग अलग टाइप की आपकी ड्रग्स जो है वो काम करती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, और ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। हालांकि मैं आपको बताऊंगा भी, और लास्ट में एक मैं आपको टेबल दूंगा। वो टेबल आपका रैंक एंड डेल बुक में अवेलेबल है, आप वहां से उसको ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं आपको उसका फोटो लेके भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ है उस बुक की, तो शायद मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको फोटो लेके उसकी भेज दूंगा। उसमें ऑलमोस्ट आपकी जितनी कैंसर की ड्रग्स है सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। एंटी कैंसर से क्वेश्चन, मतलब ड्रग्स ज्यादा बड़ी है, मतलब नंबर ऑफ ड्रग्स ज्यादा है, बट इजी चीज क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी आता है। वो ड्रग की कैटेगरी पूछ रहे हैं कि ये ड्रग कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, और इतना बताना हमारे लिए बहुत इजी है। या फिर उस ड्रग का कोई स्पेसिफिक एक्शन है। ठीक है। या फिर स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है। और कोई ऐसी ड्रग अगर अवेलेबल है, यूजुअली बहुत कम ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्टली एडवर्स इफेक्ट को ट्रीट करती है। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर आप कैटेगरी पढ़ोगे तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन एंटी कैंसर ड्रग से नहीं आता। बस हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि इस, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग आपका पूरा सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सेल के किसी भी फिनोमिना को लेकर उसके अगेंस्ट ड्रग बना के उसको ब्लॉक कर सकते हो। मान लो आपने एपोप्टोसिस को लेके ब्लॉक, जो है, एपोप्टोसिस को बढ़ा लिया, आपने सेल साइकिल को इनिबिट कर लिया, आपने वीईजीएफ फैक्टर को इनिबिट कर लिया, आपने ग्रोथ फैक्टर्स को इनिबिट कर दिया। ठीक है। या आपने रेप्लिकेशन को स्टॉप कर दिया। ठीक है। या आपने डीएनए की स्ट्रक्चर में आप चेंज ले आए। तो ऐसे करके इस वजह से बहुत सारी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो है आपकी बन गई। ठीक है। और सबका हम किसी ना किसी कैंसर में, क्योंकि जितने ऑर्गन्स हैं उतने कैंसर्स हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको जो बताता जाऊंगा आप उसको समझते जाना। जो सबसे पहले सेल साइकिल है, या जो कैंसर है, कैंसर का अगर आप देखो तो कैंसर के जो 95 से 98% जो केसेस हैं कैंसर के, आपके 95 टू 98% केसेस ये आपके सोमेटिक सेल में है, आपके जर्म सेल्स में नहीं है। जर्म सेल्स मीन्स आपके जो रिप्रोडक्शंस वाले सेल हैं, जैसे जहाँ पर आपका मियोसिस होता है, मियोसिस से सेल डिवीजन होता है, वहां पर कैंसर नहीं होता है। इसलिए कैंसर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बहुत कम ट्रांसफर होता है, हर एक केस में नहीं होता है। शायद 5% ऐसे केसेस हैं जहां पर कैंसर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो आपके जर्म सेल्स में नहीं हो रहा है, वो आपके सोमेटिक सेल्स में हो रहा है। अब सोमेटिक सेल्स मतलब
जो कि आप नॉर्मली, आपकी जैसे अभी बॉडी है तो उसमें डिवीजन हो रहा है, आपके सेल्स मर रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, और ये जो सोमैटिक सेल डिवीजन है ये इक्विटोरियल डिवीजन है। ठीक है, जैसे अगर एक सेल बना तो इसमें दो, आपका इक्वल अमाउंट में डीएनए जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी में एक जाएगा किसी में एक जाएगा। और जैसे मान लो यहाँ पर पेरेंट्स में, ये पेरेंट सेल था, इसमें दो डीएनए की कॉपी थी, तो इन डॉटर्स में भी दो डीएनए की कॉपी होगी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये एक इक्विटोरियल टाइप का डिवीजन है। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट में दो कॉपी थी और जो बच्चे पैदा होंगे उसमें डीएनए की एक कॉपी है या एक क्रोमोसोम प्रेजेंट। इस टाइप का डिवीजन आपका मियोसिस में होता है। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं या जो कैंसर सेल होता है वो आपके सोमेटिक सेल डिवीजन में होता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर ग्रोथ। ठीक है, तो जो अगर आप अभी इसी वजह से कई बार स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि हमें मियोसिस क्यों नहीं पढ़ाते कैंसर में। मियोसिस इसी वजह से ही नहीं पढ़ाते क्योंकि वहां पर उसके चांसेस कम है। तो ये सोमैटिक सेल डिवीजन में जो आपका सेल डिवीजन है माइटोसिस से होता है। पहले आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर के डिवीजन को ही हम माइटोसिस कहते हैं। इसके बाद जो आपकी प्रोसेस होती है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कंप्लीट इनको हम जोड़ देते हैं तो हमारी सेल साइकिल बन जाती है, माइटोसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। इसके बाद जो आपकी लेंथ है सेल साइकिल की, यूजुअली 24 आवर्स हमें रिक्वायरमेंट है। 18 to 24 आवर्स में एक सेल अपनी साइकिल कंप्लीट करता है और डबल हो जाता है। तो इसमें आपने पढ़ा था कि G1S G2M फेज है। G1S G2, इसको हम अगर कंप्लीटली बोले तो हम इसको इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एम में प्रॉपर साइज आपका सेल्स जो है वो डिवाइड होके अलग अलग सेल्स बनते हैं, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। अगर इसमें आप G1 देखोगे तो सबसे बड़ी लेंथ इसी की है। यूजुअली 11 घंटे बोला जाता है, यहाँ पर 8 से 10 मेंशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ 10 ही लिख रहा हूँ। एस फेज है और जो आपका जी फेज है, G2 फेज है, ये दोनों अराउंड 6 6 आवर्स के होते हैं। ठीक है, और जो आपका एम फेज है वो आपका 1 से 2 घंटे का होता है। सबसे छोटा फेज ही एम फेज है, क्योंकि जो इंटरफेस में हमने 22 घंटे करीब लगाए या 23 घंटे जो हमने करीब करीब इंटरफेस में लगाए, जो सेल है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, पूरी तरीके से आपका एक तरीके से प्रिपेयर हो चुका था, अब उसको सिर्फ डिवाइड करना था। आप इस तरीके से समझो, जब आप पिज्ज़ा खाते हो तो आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वो एक रोलर नाइफ से उसको क्या कर देते हैं, ऐसे पार्ट्स में कट कर देते हैं। तो इसमें यूजली 1 मिनट लगता है उनको हार्डली कट करने में, लेकिन बनाने में वो 5 से 10 मिनट लगाते हैं। तो सेम यही प्रोसीजर है कि जब आपको प्रिपेयर करना है सेल को सेल साइकिल के लिए, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। और जब आपको सेल को डिवाइड करना है दो पार्ट में, उसको चेंज करना है, कट करना है, वहां पर 1 से 2 घंटे का टाइम आपका लगता है। ठीक है, तो ये मैमेलियन सेल साइकिल का टाइम है कि आपको कितना टाइम लगेगा। कुछ सेल्स मैंने आपको बताए थे जो आपके G0 फेज में पड़े रहते। ठीक है, उसमें से कुछ सेल्स आपके क्यूसेंट है कि जो हमारी नीड होगी तभी वो बनना स्टार्ट होंगे, वरना वो वहां पर अपना रेस्ट करते रहेंगे। क्यूसेंट का मतलब ही आपका काम होता है। कुछ आपके G0 में है आपके टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, कुछ सेल्स G1 में भी पड़े रहते हैं, यूजुअली G0 में ज़्यादा होता है। तो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स है जो कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। एक बात अगर देखो, अगर हमारे नर्व सेल डिवाइड हो पाते या हम दोबारा से नर्व सेल बना पाते, तो कभी भी हमें पार्किंसन, अल्जाइमर, जहाँ पर आपके न्यूरॉन्स की डेथ होती है, ये डिजीज हमें नहीं होते। ठीक है, सेम कार्डिक सेल्स की डेथ हो जाती है तो आपको कार्डिक अटैक्स और ये सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारे कार्डिक सेल्स डिवाइड कर रहे होते तब भी इतना कार्डिक रिलेटेड डिजीज नहीं होती। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये डिवाइड नहीं करते। अब G0 फेज है। G0 फेज, इसमें अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो यहाँ पर रखे हैं वो रखे रहेंगे। जो नहीं है, जिनको अगर प्रॉपरली डिवाइड होना है, वो G0 फेज में नहीं आते, वो सीधा G1 में जाते हैं। ठीक है,
तो ये काम है, ये सेल साइकिल से बाहर का एक फेज है जिसको हम जी0 या फिर क्यूसेंट फेज कहते हैं। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, ये सारे आपके यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। और इनका कोई ऐसा है नहीं कि ये आगे कभी डिवाइड कर पाएंगे, तो वहां पर ये अपना काम से रेस्ट करते हैं। ठीक है। वही जो दूसरे सेल्स हैं, जैसे स्किन के सेल्स हैं, बोन मैरो की सेल्स हैं, और आपके जीआईटी के सेल्स हैं, या दूसरे कोई आपके सेल्स हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। तो वो आपके जी1 में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर जी1 के बाद एस में आ जाते हैं, फिर एम एम सॉरी जी2 फेज में आ जाते हैं। ठीक है। इसका सीक्वेंस याद रख लो आप। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है तो सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, G1S G2M। ठीक है। तो इसको आप याद रखना, G1S G2M, अल्टरनेट पे आपका जी वाली चीजें आएंगी। ठीक है। तो ये आपका इंटरफेस में जाते हैं। ठीक है। और इसी को आप यूजुअली जो है इसको इंटरफेस बोल देते हो, और जो आपका एम फेज है इसको आप माइटोटिक फेज बोल देते हो। ठीक है। और फिर आपका साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो पहला जो इंटरफेज है, इंटरफेज में यूजुअली G1S G2 में, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है वो एस फेज होता है, जहां पर आपका जो डीएनए है वो आपका डबल होता है, या जो क्रोमोसोम के नंबर है वो, जो क्रोमोसोम का अमाउंट है वो डबल हो जाता है। ठीक है। डीएनए का अमाउंट बोल लो या क्रोमोसोम बोल लो, उनका नंबर आपका डबल हो जाता है। जैसे अ, मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ। अब ये एस फेज है, यहाँ पर क्या है, आपका अभी एक क्रोमोसोम ये है। ठीक है। एक क्रोमोसोम ये नंबर 1 क्रोमोसोम लगा लो। क्रोमोसोम को यूजुअली हम शॉर्ट फॉर्म में हैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो जब ये एस फेज में आएंगे, तो ये पहले वाला क्रोमोसोम है, इसके साथ एक कॉपी बन जाएगी, और ये जो दूसरे वाला नंबर 1 का ही कॉपी है, इसकी एक क्या होगी, इसकी आपकी एक कॉपी बन जाएगी। तो जब आपके सेल डिवाइड होंगे, चलो यहाँ पर मैं डिवीजन दिखा देता हूँ। तो क्रोमोसोम 1 कंप्लीटली, एक ये क्रोमोसोम 1 और एक उसकी कॉपी, ये एक सेल में जाएंगे। ये दूसरा क्रोमोसोम 1 है और ये उसकी कॉपी है, ये एक सेल में जाएंगे। इसलिए आप बोलते हो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। पेयर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि एक एक कॉपी उसकी प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं एलील। ठीक है। या फिर आप जनरली बोल देते हो सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। ऐसे कर करके आपके 23 क्रोमोसोम, अब मान लो ये 22 क्रोमोसोम है और इसकी एक कॉपी यहाँ पर जाएगी, ऐसे ही सेम यहाँ पर 22 क्रोमोसोम और उसकी एक कॉपी यहाँ पर जाएगी। तो जो डीएनए का अमाउंट था वो डबल कहाँ हुआ, वो एस फेज में डबल हुआ। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम है, क्रोमोसोम नहीं बदले, क्रोमोसोम 23 थे, 23 ही रहेंगे, बस वो 23 की कॉपीज बन रही है। ठीक है। और कॉपी बन के हम हमें उनको सेपरेट करना है। तो कोई अगर आपसे पूछे एस फेज में क्या होता है, तो एस फेज में डीएनए का नंबर डबल होता है। क्रोमोसोम डीएनए का जो अमाउंट है, जो एस फेज में डीएनए का जो अमाउंट है जिसको हम यूजुअली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका डबल होता है। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है जिसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं एस फेज में। तो इस चीज को याद रखना, एस फेज अगर आपसे पूछे तो एस फेज में यूजुअली आपका जो रेप्लिकेशन का प्रोसीजर है वो आपका एस फेज में होता है। ठीक है। और यहाँ पर आपका क्रोमोसोम का नंबर सेम है, डीएनए का अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि जी1 फेज में सेल क्या कर रहा था, जी2 फेज में क्या कर रहा था। जी1 फेज में सेल को प्रिपेयर करते हैं, कुछ प्रोटीन्स आपके डीएनए और आरएनए पे आकर बाइंड करते हैं और उसको रेप्लिकेशन में लेके जाते हैं। ठीक है। उसका मेजर काम आपका जी1 में यही है कि जो भी आपके सेल हैं जिसको डिवाइड करना है, उसका जो डीएनए है, आरएनए है, उसके साथ रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कराना, वो आपका जी1 फेज है, जो कि आपका प्रिपरेटरी फेज सबसे बड़ा है। ठीक है। अब अलग अलग फेज में अलग अलग टाइप की जो चीजें हैं वो आपकी हो रही है। जी क्यू फेज आपका क्यूशेंट फेज है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। जी1 फेज, जिसको आप, जी का मतलब गैप होता है, आई थिंक आपको पता है या नहीं पता है। जी1 जी2, जी1 का मतलब आपका गैप से होता है। ठीक है। जी1 फर्स्ट गैप फेज, जी2 सेकंड गैप फेज। जो एस है, उस एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। तो जो जी1 फेज है ये सेल ग्रोथ और प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन।
जो भी आपको आरएनए प्रोटीन्स ये सब चाहिए वो आपका इसी में बनता है। और आपको पता है यहाँ पर जो चाहिए था साइक्लिन डी और CDK4 और CDK6 चाहिए था। अब इसको अगर G1 से S फेज में जाना है तो यहाँ पर आपको साइक्लिन E चाहिए और CDK2 चाहिए। अब ये क्या चेक करेगा कि सारी प्रिपरेशन हो गई है या नहीं हुई है। जैसे ही आप एस फेज में आओगे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डबल हो जाएगा। जो डीएनए के साथ रेप्लिकेशन के टाइम पर जो डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हिस्टोन प्रोटीन या क्रोमेटिन के जो प्रोटीन्स है वो उसके साथ आके बाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमें साइक्लिन चाहिए जो कि चेक करता है दैट इज साइक्लिन ए एंड CDK2 जो कि रेगुलेट करता है सिंथेसिस को। इसके बाद जो G2 फेज है दैट इज सेकेंड गैप फेज, इसमें डीएनए की इंटीग्रिटी चेक की जाती है कि अगर रेप्लिकेशन के टाइम पर कहीं डीएनए डैमेज है या कोई गलत न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हमने इंसर्ट कर दिया है तो या तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, अगर पॉसिबल है तो छोटा मोटा कोई डैमेज हुआ है तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है आप चाय में चीनी डालना भूल जाते हो तो बाद में भी आप डाल के काम चला सकते हो कि आप उसको डाल के घुमा लो चम्मच से वो चीनी मिल जाएगी। तो एरर तो हुआ था लेकिन हमने उसको ठीक कर लिया पीने से पहले। पीना मतलब आपका एम फेस है, ठीक है। तो जो G1 फेज है फर्स्ट गैप फेज वहां पर ग्रोथ और रेप्लिकेशन के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। सिर्फ डीएनए का अमाउंट या फिर जेनेटिक मटेरियल जो भी है उसका अमाउंट आपका डबल होता है। इस चीज को याद रखना, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि किस फेज में क्या हो रहा है। इसके बाद जब हम एम फेज में जाएंगे तो ये आपका एम फेज है जिसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब इसको याद रखने के अलग अलग अपने तरीके हैं। अगर आपको इसका सीक्वेंस याद नहीं है तो 101% आपका सेल साइकिल का क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि पहले क्या आता है फिर क्या आता है, ठीक है। तो यूजुअली मैं इसको एक ट्रिक से याद रखता हूँ। पहले एक एग्जाम होता था पीएमटी का, ठीक है। तो आप पीएमटी में ए लगा दो बीच में तो PMAT हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद रहेगा। पी से आपका होता है प्रोफेस, एम एम से होता है मेटाफेस, ए से होता है एनाफेस और टी से होता है आपका टीलोफेस। इसके बाद टीलोफेस के साथ ही आपका साइटोकाइनेसिस जिसमें आपका साइटोप्लाज्म वगैरह जो आपका साइटोसॉल है वो आपका अलग होता है दैट इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोफेस में क्या होता है, मेटाफेस में, एनाफेस में, टीलोफेस में क्या होता है। प्रोफेस में देखोगे तो ये आपके सेंट्रोमियर है जो कि क्या होंगे अब अपोजिट साइड चले जाएंगे, ठीक है, प्रोफेस में। और ये प्रो मेटाफेस है, मेटाफेस से पहले वाला, ठीक है। अब ये आपको डीएनए की कॉपी दिखाई दे रही है इस तरीके से, जो आपका क्रोमोसोम्स है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सेंट्रोमियर है जो कि आपके क्या हुए अपोजिट एंड पर चले गए, ये हमारी सेल में प्रेजेंट होते हैं साइटोसॉल में। उसके बाद ये जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल है। जो आप ड्रग पढ़ते हो विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन वो आपकी इसी माइक्रोट्यूब्यूल पे जाके बाइंड करके ब्लॉक करती है। उसके बाद ये जो आपको व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का काम क्या है, जो भी आपका डीएनए या क्रोमोसोम सिंथेसाइज हुआ है इसके साथ जाके बाइंड करना। ये जो आपको व्हाइट कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज काइनेटोकोर। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें मिलेंगी। पहला आपको मिलेगा सेंट्रोमियर, ठीक है, जो कि आपका अपोजिट एंड पर जाएगा। फिर आपको मिलेगा माइक्रोट्यूब्यूल जो कि आपका सेंट्रोमियर से ही निकलने वाले कुछ आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आपको मिलेंगे काइनेटोकोर, ठीक है, जो कि आपका इसके साथ ये अटैच हो गए हैं, ये आपको रेड कलर से और व्हाइट कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको चाहिए। अगर इन तीनों में से हम किसी को भी ब्लॉक कर दें तो हमारी सेल साइकिल रुक जाएगी, ठीक है। अब पहला फेज है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, जो आपको ये इस तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, डॉटेड एरो, ये प्रो मेटाफेज में खत्म हो जाएगा।
सेंट्रोमियर आपके कहाँ चले जाएंगे, आपके कॉर्नर पे चले जाएंगे, अपोजिट साइड पे। ठीक है, और आपका माइक्रोट्यूब्यूल से जो भी आपके क्रोमोसोम है वो आपके बाइंड करना स्टार्ट कर देंगे विद हेल्प ऑफ काइनेटोकोर्स। नेक्स्ट है मेटाफेज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछते हैं वो मेटाफेज और एनाफेज पे पूछते हैं। जब बच्चा होने वाला होता है या जो प्रेगनेंसी के टाइम पर चेक करते हैं, हम इसी टाइम पर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि हमारे क्रोमोसोम ठीक है या उसमें कोई डैमेज है। अगर कोई डैमेज है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, या पेरेंट्स को पहले बता देते हैं कि ये चीज़ ट्रीटेबल नहीं है, बच्चा होगा तो उसमें ये डिजीज होंगे, आप डिलीवरी करना चाहते हो या आप अबॉर्शन कराना चाहते हो। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम है वो सारे आपके एक लाइन में लग जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे क्रोमोसोम आपके लाइन में लग गए। ऐसे आपको 23 22 क्रोमोसोम जो भी है आपको इस तरीके से एक सीक्वेंस में दिखाई दे। ठीक है, और जब आपका एनाफेज आता है तो एक एक क्रोमोसोम की कॉपी क्या होती है, ये आपकी डिवाइड होती जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन कहाँ होता है, तो एनाफेज में होता है। नेक्स्ट इज द टीलोफेज एंड द साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज में फिर से आपका ये एक डॉटेड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनेगा, इसके अंदर आपके ये क्रोमोसोम्स जाएंगे और बाद में साइटोकाइनेसिस होके हम इस सेल को डिवाइड कर देंगे और हमें दो सेल मिल जाएंगे जिसके अंदर आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो इस कंप्लीट फेज को हम एम फेज बोलते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 से 2 घंटे का है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्रग अगर आप देखोगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिखाई थी, अब मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आपको ये एम फेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एम फेज में एम पी क्या है, आपका मेटाफेज है। तो मेटाफेज पे आपका विनका एल्कलॉइड्स, टैक्सेन्स, जो भी ड्रग है वो आपकी एम फेज पे काम कर रही है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ जो G2 फेज पे, G1 फेज पे काम कर रही है, मतलब रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर नहीं होने दे रही, उसमें एक आपका एस्पारानेजिस करके एक एंजाइम होता है, और आपके स्टेरॉइड्स हैं जो यहाँ पर G1 फेज में काम करते हैं। एस फेज में जो ड्रग्स आपकी रेप्लिकेशन को ब्लॉक करती है, एंटी मेटाबोलाइट, टोपोटिकॉन, हाइड्रोक्सी यूरिया और इटोपोसाइड। G2 फेज में ब्लियोमाइसिन और इटोपोसाइड्स। ठीक है, और नॉन स्पेसिफिक में आपका ये ड्रग्स आएगी। ठीक है, तो ये आपका सेल साइकिल है, ये आपका एम फेज था। सेल साइकिल में कोई आपको दिक्कत है तो बताओ, फिर हम आगे आपका जो है एंटी कैंसर ड्रग्स की तरफ जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट आपको हो तो बताओ। क्लियर है, चले आगे। आप ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग। इसकी मैं आपको आज पहली कैटेगरी करा रहा हूँ। हाँ जी, आपको स्लाइड विजिबल है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रही है फोन में। ठीक है, तो आज मैं आपको पहली कैटेगरी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें पहली कैटेगरी है अल्कलाइटिंग एजेंट्स की। तो इसमें चार आपकी कैटेगरी, चार फर्दर सब क्लासेस है। अब आप लोगों से जब क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, इसमें आप लोगों से दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला, अब ये नाइट्रोजन मस्टर्ड वाली ड्रग है, ये भी अल्कालाइटिंग एजेंट है। नाइट्रोज यूरियास भी अल्कालाइटिंग एजेंट है। और प्लेटिनियम कंपाउंड्स और ये बाकी सारी ड्रग्स भी आपकी अल्कालाइटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछते हैं, या तो अल्कालाइटिंग एजेंट देके पूछेंगे या फिर स्पेसिफिक इनकी सब क्लास पूछेंगे। तो इनका रट्टा लगा लो, बहुत बार क्वेश्चन सिर्फ इसी एक कैटेगरी से आया है। इसी सिंगल कैटेगरी से जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 10 15 बार इसी कैटेगरी से क्वेश्चन आया। 10 15 बार बहुत ज्यादा हो जाता है, इतनी सारी एंटी कैंसर ड्रग में सिर्फ एक कैटेगरी को वो इतना ज्यादा टारगेट करके पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाली कैटेगरीज में इतने सब डिवीजन नहीं है। सिर्फ एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको 4 सब डिवीजन मिल रहे हैं, और अगर आप ड्रग का नंबर काउंट करोगे तो आपकी ड्रग 20 से 22 हो जाएगी। अब इन सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है।
आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, याद रखना, बहुत प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आने की। ठीक है, ये सारे ड्रग एक ही तरीके से काम करती हैं, इंट्रा स्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए। जैसे ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, या मैं कुछ इस तरीके से आपका बनाऊं, इसके बीच में आपका इंटरस्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग करा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आपका डीएनए क्या है, वो आपका ब्रेक हो जाता है। मैं आपको एक ये आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो ये आपका ग्यूनानिन बेस है। ठीक है, ये आपका अल्काइल ग्रुप है जो इन अल्कलाइटिंग एजेंट्स ने लगाया, और जैसे ये अल्कलाइटिंग ग्रुप यहाँ पर लगाते हैं, तो क्या होता है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी ब्रेक हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि G2 फेज में हम डीएनए को चेक करते हैं ये कि ये इसमें कोई ब्रेक है या नहीं है, और अगर ब्रेक है तो हम इसको एपोप्टोसिस में, सेल को एपोप्टोसिस में ले जाए। ठीक है, और अगर G1 फेज में ही हमें पता लग गया कि डीएनए के अंदर ब्रेक है, तो आपका जो सेल है वो सेल साइकिल में जाएगा ही नहीं। तो ये वाली ड्रग्स जो है ये ड्यूअल तरीके से सेल साइकिल को इम्पैक्ट कर सकती है, G2 फेज पे और G1 फेज पे। जो मेजर एक्शन शो होता है वो आपका G1 फेज पे होता है। इनका काम क्या है, दो डीएनए बेसिस के बीच में एक इस तरीके का ग्रुप लगा देना, जिसको आप अल्काइल ग्रुप बोल रहे हो। ठीक है, और ये ज्यादातर ग्वानिन के बेस पे ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इसलिए जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको वो इस तरीके का ऑप्शन देंगे कि कौन से नाइट्रोजन के ऊपर अटैच है, क्योंकि यहाँ पर तो एक दो तीन चार नाइट्रोजन है, तो आपको याद रखना है N7 है। और अगर ऑक्सीजन पे पूछेंगे तो यूजुअली O6